Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for today's lecture is going to be the most important Governor Generals of India. And apart from that, we are going to discuss some important INC sessions. आज का जो लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। इसके अंदर हमने क्या किया है, बेसिकली डेटा अरेंजमेंट कर रखा है, जिसके अंदर अपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, फिर अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, उनकी रेन के अंदर उनके जो टेन्योर्स थे उनके अंदर उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस पास हुए, उनको एक जगह पे बेसिकली कलेक्ट कर रखा है। तो समझने के हिसाब से इसके अंदर इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ नहीं है। मेजरली अपन ने क्या किया है, डेटा कंपाइलेशन किया है उन चीज़ों का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कंपाइलेशन जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इसको एक जगह पर रख लेना चाहिए, जिससे एंड के अंदर हम क्विकली रिवाइज कर लें कि अच्छा भाई इस सेशन की इंपॉर्टेंस है, इस सेशन की इंपॉर्टेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज का डिस्कशन एकदम फैक्चुअल रहेगा। आई एम गोइंग टू मेक यू गो थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट आईएनसी सेशंस और उनके अंदर क्या मेजर डिसीजंस हुए। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इम्पॉर्टेंट आईएनसी सेशन से शुरू कर रहे हैं। ईयर वाइज अपने हमने अरेंजमेंट किया है, टेबल बना रखी है बेसिकली अपन ने, ईयर वाइज अरेंजमेंट है। इसके अलावा कहाँ पे वो सेशन हुआ है, कौन उस सेशन का प्रेसिडेंट था और क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स रहे उस सेशन के, इस तरह से करके हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं उनका हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी कांग्रेस जो है वो बनती है 1885 में एओ ह्यूम के अंडर। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1885 में कांग्रेस बनती है और इसका पहला सेशन भी 1885 में होता है, जिसको प्रिसाइड करते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और इसके अंदर आते हैं अपने पास अराउंड 72 डेलीगेट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेशन है वो 1887 का है, जो कि मद्रास में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था किसने, बदरुद्दीन त्याबजी ने। बदरुद्दीन त्याबजी की खासियत ये हुई स्टूडेंट्स की अपने पास फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हो गए। ऐसा क्वेश्चन अपने पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमने इस डेटा को कंपाइल किया है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन अपना 1888 का है, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल की क्या खासियत है, ये अपने पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट हो गए। तो इस तरह के पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अपने पास सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनकर आते हैं, इसलिए अपने को ये याद रखने होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन अपने पास में 1896 का है। ये कैलकाटा में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट रहे रहमतुल्लाह एम सयानी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेशन था, इसके अंदर पहली बार हमने अपना नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है उसको गाया था। तो ये अपने आप में एक फैक्चुअल सिग्निफिकेंस बन जाती है। नेक्स्ट अपने पास में 1907 का सेशन है, जो कि सूरत में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने। यहाँ पर स्टूडेंट्स 1907 की बात तो हम ऑलरेडी काफी डिटेल में कर चुके हैं। सूरत में जो सेशन हुआ था उसमें स्प्लिट हो गया था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, और इसका कारण ये था कि स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको कैसे आगे लेके जाया जाए। मॉडरेट्स बोलते हैं कि भाई बंगाल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रखिए, जबकि एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि नहीं, हमारे को स्वदेशी मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया में फैलाना चाहिए, और इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हो जाता है सूरत स्प्लिट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेशन है वो 1911 का है। ये कैलकाटा में हुआ था और इसको प्रिसाइड किया था पंडित बिशन नारायण दास ने। यहाँ पे जो खासियत है वो ये है कि हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको पहली बार गाया गया था इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने पास अपना 1916 का हिस्टोरिक लखनऊ सेशन है। लखनऊ सेशन तो स्टूडेंट्स हमने बहुत ही डिटेल में बार बार डिस्कस किया है। इसको प्रिसाइड किया था AC मजूमदार ने। इस सेशन की ट्विन खासियत थी, दो खासियत थी। एक तो एक्सट्रीमिस्ट को रीएडमिट कर लिया गया था आईएनसी में, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका वापस से जो एक स्प्लिट हुआ था सूरत में वो खत्म हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर आईएनसी और मुस्लिम लीग जो है वो आपस में लखनऊ पैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसके तहत अब वो साथ में काम करने का डिसीजन लेते हैं, और इसके बाद अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन 1917 का है। कैलकाटा के अंदर हुआ था ये, एनी बेसेंट ने इसको प्रिसाइड किया था, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये अपने पास में ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन के आ चुका है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1923 में अपना दिल्ली में एक स्पेशल सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था अब्दुल कलाम आजाद ने।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये आईएनसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, तो फिर ये वापस से हमारे पास एक फैक्चुअल पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपना 1925 में सेशन हुआ था कानपुर में, और इसको प्रिसाइड किया था सरोजिनी नायडू ने। इसकी खासियत ये है कि सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। एनी बेसेंट वाज नॉट इंडियन, लेकिन वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। और सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। और सेशन कहाँ पे हुआ है भाई? कानपुर के अंदर हुआ है। इसके अलावा हमारे पास में 1928 का सेशन है जो कि कैलकाटा में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था मोतीलाल नेहरू ने। स्टूडेंट्स, इस सेशन के तहत हम देखते हैं कि हमारी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी अपने पास में एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट आ गया। इसके बाद है अपना 1929 का हिस्टोरिक लाहौर सेशन, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। हम देखते हैं कोई भी नहीं चाह रहा था कि जवाहरलाल नेहरू इसको प्रिसाइड करें, लेकिन गांधी की बैकिंग की वजह से इनको ये पर्टिकुलर रोल मिल गया। 1929 के सेशन में स्टूडेंट्स एक तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारी कांग्रेस का जो अब गोल है वो स्वराज नहीं बल्कि कंप्लीट स्वराज है, यानी कि हमारे को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए ब्रिटिश रूल से। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया था, जिससे कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। इसके तहत स्टूडेंट्स हमने 26 जनवरी को ऑल ओवर इंडिया में इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया था, और इस सेशन में नेहरू जो है पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के किसी पर्टिकुलर सेशन के। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन 1931 का आता है कराची में, जिसको प्रिसाइड कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची का जो सेशन था स्टूडेंट्स, वो गांधी अरविंद पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए था, और क्योंकि गांधी भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स का जो डिसीजन था कि भाई उनको हैंग टिल डेथ किया जाएगा, उसको अवर्ट नहीं कर पाए, इस वजह से हम देखते हैं भगत सिंह की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन पंजाब नौजवान भारत सभा, उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गांधी को ब्लैक फ्लैग दिखाया था जब वो कराची की तरफ पहुंचते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर रेजोल्यूशंस पास करे गए थे, और ये हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1937 के अंदर हमारा फैजपुर का सेशन हुआ, जिसको प्रिसाइड किया जवाहरलाल नेहरू ने, और ये एक पहला सेशन था जो कि किसी गांव के अंदर कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा 1938 का हरिपुरा सेशन था, जिसको प्रिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। नेक्स्ट हमारे पास 1939 का सेशन आया था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये त्रिपुरी में हुआ था और इसको सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए थे, और ज्यादातर जो कांग्रेस की लीडरशिप थी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बोला कि आप सबको इस तरह से डायरेक्शन दें कि महात्मा गांधी जिन लाइंस पर फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हम भी उसी तरह जाना चाहेंगे, जो कि एक नॉन वायलेंट मेथड होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इस चीज में बिलीव नहीं करते थे, और वो ये चाहते थे कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके अंदर अगर वायलेंस भी यूज करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। इस वजह से इस पर्टिकुलर सेशन के बाद महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं, और हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस 1939 में आईएनसी से रिजाइन कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेशन आता है वो है 1946 का। ये मेरठ में होता है स्टूडेंट्स, और इसको प्रिसाइड कर रहे हैं आचार्य जेबी कृपलानी। ये हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का लास्ट सेशन है, इसलिए ये कहाँ हुआ था और इसको किसने प्रिसाइड किया था, ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन 1948 का है। 1948 तक हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, यानी कि इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारा पहला सेशन है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। ये जो पर्टिकुलर सेशन है स्टूडेंट्स, इसको प्रिसाइड करते हैं डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया, और ये होता है अपना जयपुर के अंदर। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस रहे, और इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, इनका डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, और फिर वाइसरॉय जो है उनका डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आते हैं वो थे हमारे पास में रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की स्टूडेंट्स हमने बात करी थी बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे, जब वो उसको लीड कर रहे थे ऑल टुगेदर। तो इनकी रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि भाई इनके अंडर जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था।
इसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम देखें, जब हमारे पास एक्चुअली बॉम्बे जब हमारे पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जब आ जाती है, उसके बाद में जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल बंगाल के बनते हैं, इनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड सबके सामने मैंने आपके लिए मेंशन कर रखे हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के टेन्योर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो एक तो सबसे पहले ये बंगाल के अंदर जो डुअल गवर्नमेंट चल रही थी, जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद शुरू हो गई थी। डुअल गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं, एक तरफ तो भाई नवाब का रूल चल रहा है और दूसरी तरफ हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है गरीब लोगों के साथ। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट का बंगाल के अंदर रूल चल रहा था स्टूडेंट्स, इसको खत्म किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के टेन्योर के अंदर, और इसको खत्म करने के लिए मदद ली गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं, उन्होंने पहले गीता के इंग्लिश ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन लिखा था। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो पहला गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है, ये चार्ल्स विल्किंस के अंडर हो रहा है, और वॉरेन हेस्टिंग्स का योगदान यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हो रहा है उसमें इंट्रोडक्शन लिखकर दे रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको विलियम जोन्स ने 1784 में स्टार्ट किया था, इसके अंदर भी वॉरेन हेस्टिंग्स का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने टेन्योर के तहत बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए उसको मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तोड़ दिया और उनके अंदर कलेक्टर्स और रेवेन्यू ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने लॉ जुडिशरी का जो डिस्पेंशन है उसको करने के लिए दीवानी और फौजदारी अदालत बनाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और सदर दीवानी और निजामत अदालत यानी कि अपीलिएट कोर्ट्स बनाए कैलकाटा में। और इसके अलावा इन्होंने हिंदू और मुस्लिम लॉज को रीडिफाइन करने की कोशिश करी। तो ये लॉ के कॉन्टेक्स्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या चेंजेस लेके आए हैं बंगाल में, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स की रेन के अंदर अगर हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें, तो ही वॉज इन्वॉल्व इन द रोहिल्ला वॉर, इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ऑल्सो इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इनकी रेन के अंदर, इनके टेन्योर के अंदर कौन से वॉर्स हुए, इन पॉइंट्स को भी हमें याद रखना है। हेस्टिंग्स के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आते हैं, वो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो इनके साथ दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, वो है एक तो रेवेन्यू पैटर्न को लेकर इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल स्टार्ट किया था। ये अपने पास में रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करना है उसका एक मेथड था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन कॉर्नवालिस ने इंडिया में किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनके टेन्योर के अंदर पहली बार कोडिफाई किया गया है लॉज को। ये चीज हमने देखी थी कि भाई राइट डाउन किया गया है, लॉज को हमने लिखा है। इससे पहले हमारे पास रिटर्न लॉज नहीं थे ऑल टुगेदर, तो इनको कोडिफाई करने का जो श्रेय जाता है वो कॉर्नवालिस के टेन्योर को जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस कोड के तहत हमने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया, और इसके अलावा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज की जो पोजीशन है उसको भी स्टार्ट किया था। इन तीनों चीजों के अलावा हम देखते हैं कॉर्नवालिस की रेन के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे गए, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पुलिस सुपरिटेंडेंट्स बनाए गए और इनको कांस्टेबल्स असिस्ट करते थे। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के तहत ही वॉज इन्वॉल्व इन दी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। कॉर्नवालिस के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, वो है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के टेन्योर की एक खासियत है कि इनके टेन्योर के अंदर फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस करी गई थी। सर जॉन शोर के बाद में हमारे पास आते हैं लॉर्ड वेल्सले। वेल्सले के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम एसोसिएटेड है, वो है हमारा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हम कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लगाते थे जिससे कि हम ब्रिटिश रूल जो है टेरिटरीज के ऊपर एक्सटेंड कर सके, जिसमें हमने डायरेक्टली वॉर नहीं किया, बल्कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के थ्रू किसी जगह पर अपनी डोमिनेंस जमा ली। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने सब्सिडरी अलायंस को ऑलरेडी डिस्कस किया था, और इसकी जो शुरुआत है वो लॉर्ड वेल्सले ने करी थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मद्रास प्रेसिडेंसी का जो फॉर्मेशन है वो भी इनकी टेन्योर के अंदर होता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के तहत वेल्सले के अंडर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हम देखते हैं हमने मैसूर की करंट डायनेस्टी जो टिप्पू सुल्तान थे उनको फाइनली खत्म कर दिया था। सेरिंगपट्टनम हमारे पास आ चुका था और हमने टिप्पू सुल्तान को हटा के वुडियार डायनेस्टी जो पुरानी डायनेस्टी थी उनको फिर से रीइंस्टॉल कर दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे लॉर्ड वेल्सली के टेन्योर के। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आते हैं, इनका नाम है लॉर्ड मिंटो। स्टूडेंट्स अगर हम लॉर्ड मिंटो के टेन्योर की बात करें तो इनके टेन्योर के अंदर हम देखते हैं रणजीत सिंह के साथ में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी गई थी 1809 में। इसको स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अभी डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी जो हमारा ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया का चैप्टर है उसके अंदर हमने ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पर हम सिंपली उन गवर्नर जनरल्स को डिफाइन कर रहे हैं जो इस टाइम पर प्रिसाइड कर रहे थे। इसके अलावा आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो हमारी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है ये भी लॉर्ड मिंटो के टेन्योर के अंदर पास करी गई थी। मिंटो के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे पास आते हैं वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसके अंदर इंटरवेंशन, इट वाज अ पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारी चार्टर एक्ट्स के अंदर क्लियरली डिफाइन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप अगर किसी भी तरह का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमारी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हेस्टिंग्स ने ना तो कोई खास परमिशन ली बल्कि इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के तहत कई वॉर्स भी लड़े, जैसे कि ही वाज इन्वॉल्वड इन द एंग्लो नेपालीज वॉर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है इसके तहत इन्होंने मराठा फैमिलीज जो थी हमारे पास, जैसे कि होलकर्स हो गए, पेशवा की हो गई, उसके अलावा हमारे पास गायकवाड़ हो गए, तो ये सारी जो फैमिलीज थी इन सब के ऊपर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज लगाई थी, खास करके सिंधिया और पेशवा फैमिली के ऊपर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हेस्टिंग्स की ही रेन के अंदर हमारे पास एक और रेवेन्यू सेटलमेंट का मेथड शुरू होता है जिसे हम कहते हैं रैयतवारी सेटलमेंट। रैयतवारी सेटलमेंट जो है स्टूडेंट्स इसको थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड स्टार्ट करते हैं मद्रास के अंदर, और इस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल बैठे हैं उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जिन्हें पिंडारीज बोला जाता था। पिंडारीज जो थे स्टूडेंट्स ये लूटपाट बहुत ज्यादा करते थे और इनका एक तरह से टेरर हो रखा था ऑल टुगेदर हेस्टिंग्स के पीरियड में, और इसी वजह से हम देखते हैं कि इन्होंने पिंडारीज जो हैं इनको सप्रेस करा था, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को अपन सप्रेशन ऑफ ठगी ठगी भी बोलते हैं। और ये ठगीज कौन है? ये पिंडारीज हैं जो कि काफी ज्यादा लूटपाट किया करते थे। तो इनको सप्रेस किसने किया है? हेस्टिंग्स ने किया है, और इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। हेस्टिंग्स के बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ रहे हैं इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड में जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, राजा राम मोहन रॉय जो एक बड़े सोशल रिफॉर्मर की तरह आगे आते हैं, वो सती प्रथा के अगेंस्ट बहुत ज्यादा सोसाइटी को जो है जागरूक करने लगते हैं। यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से फाइनली राजा राम मोहन रॉय सक्सेसफुल रहते हैं सती को 1829 में अबॉलिश कराने में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं ये भी सप्रेशन ऑफ ठगीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलोनल स्लीमैन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनके रूल के अंदर जो है मैसूर का अनेक्सेशन हुआ था इन द ईयर 1831। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रणजीत सिंह के साथ हमने एक परपेचुअल फ्रेंडशिप की ट्रीटी करी थी 1831 में, लेकिन इसके कुछ समय बाद हमने पंजाब को एनीवे अनेक्स कर लिया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है वो भी विलियम बेंटिक के अंडर पास हुई थी, और उसके अलावा हम देखते हैं कि बेंटिक जो है उन्होंने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया हायर एजुकेशन के लिए इंडिया के अंदर, और ये उन्होंने थॉमस बैबिंगटन मकॉले के अंडर जो एजुकेशन कमेटी बनी थी उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर किया था।
विलियम बेंटिक के रेन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1835 के अंदर कैलकाटा मेडिकल कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया गया था, और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट अब जो आने वाले हैं वो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि 1833 ऑनवर्ड्स हमारे पास जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आई थी, उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, और बाकी गवर्नर्स को उनके सबऑर्डिनेट में प्लेस कर दिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं वो भी विलियम बेंटिक ही होते हैं। विलियम बेंटिक जो है स्टूडेंट्स अगेन चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट 1833 की जो एक्ट है हमारे पास, उसके तहत इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड के अंदर वो प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील और सर्किट्स जिनको कि कॉर्नवालिस ने सेटअप किया था, इनको अबॉलिश कर देते हैं, और इनकी जगह कमिश्नर्स ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट जो है इनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। विलियम बेंटिक के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, इनका नाम है सर चार्ल्स मेटकाफ। इनकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इनकी रेन के अंदर प्रेस लॉ को पास किया गया था। प्रेस लॉ इसलिए पास किया गया था क्योंकि अभी तक जो है हमने इंडियन प्रेस जो है उसको काफी ज्यादा सप्रेस कर रखा था। इस वजह से इनके टेन्योर के अंदर प्रेस लॉ को पास किया गया था, जिसने इंडिया की प्रेस को कुछ समय के लिए लिबरेट कर दिया। उसके ऊपर से काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चार्ल्स मेटकाफ जो है इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे पास में है, इनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड की अगर हम बात करें तो इनके टेन्योर में पहला एंग्लो अफगान वॉर होता है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ये साइन करते हैं बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रणजीत सिंह एंड शाह शुजा। इसका डिस्कशन अगेन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी ब्रिटिश एक्सपेंशन के तहत कर चुके हैं, जहां पर हम पंजाब वाला पर्टिकुलर हेड स्टडी कर रहे थे। तो ट्राईपार्टाइट ट्रीटी क्या है ये प्लीज आप वहां पर जाके फिर से रेफर कर लें। पॉइंट यहाँ पे जो हमें इस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है वो ये है कि इस टाइम पे जो प्रिसाइडिंग गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं स्टूडेंट्स, इनका नाम है लॉर्ड एलन बोरो। एलन बोरो की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अफगान वॉर्स को कंप्लीटली खत्म करने का श्रेय इनको जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके टेन्योर के अंदर सिंध को 1843 के अंदर अनेक्स कर लिया जाता है, जिसकी गाइडेंस कर रहे होते हैं सर चार्ल्स नेपियर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे एलन बोरो के ही रेन के अंदर हमारे देश में जो है स्लेवरी को खत्म किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं वो है लॉर्ड डेलहाउसी, जिनका टाइम पीरियड है बिटवीन 1848 टू 1856। नाउ स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट लॉर्ड डेलहाउसी, इनके अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स और पेंशन्स जो हैं उनको अबॉलिश कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं इन्होंने विडोज रीमैरिज एक्ट जो है उसको पास किया था 1856 में, सिंस ये वो टाइम पीरियड था जब हम देखते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स बड़ी ही जोरों शोरों से काम कर रहे थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स लॉर्ड डेलहाउसी के अंडर ही शिमला जो है वो ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल बनती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनकी टेन्योर के अंदर गुरखा रेजिमेंट को आर्मी के अंदर रेज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नैक्युलर एजुकेशन जो है, यानी कि वर्नैक्युलर लैंग्वेज में लोअर लेवल पर जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने का आइडिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर रेकमेंड किया था 1853 में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट्स के तहत चार्ल्स वुड एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 जो आया था वो इन्हीं के टेन्योर में पास हुआ था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वर्नैक्युलर स्कूल्स खोले गए थे, और उसके अलावा वर्नैक्युलर लैंग्वेज को स्कूल लेवल पर यूज करने का रिकमेंडेशन आया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनके टेन्योर के अंदर हमारे पास में रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको भी सेटअप किया गया था। डेलहाउसी के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, जिसके तहत जो हमारी पहली रेलवे लाइन थी 1853 में जो बनी थी, जो बॉम्बे और थाने को कनेक्ट कर रही थी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस भी जो है वो भी डेलहाउसी के टेन्योर में ही शुरू करी गई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारा मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है उसको भी 1854 के अंदर इन्हीं के टेन्योर के अंदर ले डाउन किया गया था, और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे डलहौजी ने एक सेपरेट पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट सेटअप किया था। और जो हमारा बहुत ही इनफेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, इसको एक्चुअली इसकी फाउंडेशन अगर हम बोले, इस आइडिया का इंसेप्शन तो लॉर्ड डलहौजी का नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है वो इनको क्रेडिट करी जाती है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो डलहौजी के टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जिसकी वजह से पंजाब फाइनली 1849 में ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया, पंजाब को अनेक्स कर लिया गया। इसके अलावा अगर हम फॉरेन पॉलिसी के तहत देखें तो डलहौजी के टेन्योर के अंदर 1852 के अंदर सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, और उसके तहत हम देखते हैं कि लोअर बर्मा, जिसको हम पेगू भी बोलते हैं, उसका एनेक्सेशन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हो गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने बेरार और अवध को भी अपने टाइम पीरियड के अंदर अनेक्स कर लिया, ये कहकर कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से नहीं चल रही है। डलहौजी के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो 1858 का है। 1858 में हमारा क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन हो गया था, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसके तहत एक बार के लिए हम देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर जो है उसको जड़ से हिलाने में सक्सेसफुल हो गई थी ये पर्टिकुलर म्यूटनी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका ओवरऑल जो गवर्नेंस था उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया, और इंडिया के टेरिटोरियल पोजेशंस जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के नाम में गवर्न होने थे। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी इंडियन हमारी जो एक्ट आई 1858 की, क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं बेटर गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इसको। और इसके तहत हमने देखा था एक प्रोविजन हमारे पास जो आता है वो ये है कि गवर्नर जनरल जो है उनको अब वाइसरॉय बोला जाएगा, और इसके तहत हमारे जो पहले वाइसरॉय बनते हैं वो हैं लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा इनके अंडर एक तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया था, और उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास में 1858 की एक्ट आ गई। इस एक्ट से हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया, और अब इंडियन टेरिटोरियल पोजेशंस ब्रिटिश क्राउन के अंडर चले गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने इंडियन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट जो थी उसके तहत ये भी प्रॉमिस किया था इंडियंस को कि अब फर्दर कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशंस नहीं होंगे। इस वजह से हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को विड्रॉ कर लिया ऑल टुगेदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1862, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो भी इनके टेन्योर के अंदर पास करी जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होने लगता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्हीं के टेन्योर के अंदर मकौले जो हैं, जो कि हमारे लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी और उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इनका प्रॉपर कोडिफिकेशन करते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 भी इनके टाइम पीरियड के अंदर इनैक्ट करी जाती है, जिसके तहत पहली बार इंडिया के अंदर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर के अंदर ही 1857 में एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट होते हैं, जिसके तहत हमारे पास 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये तीनों क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हैं, बनी तीनों 1857 में ही है। सबसे पहले कलकत्ता, फिर बॉम्बे और फिर मद्रास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में जो वाइसरॉय आते हैं वो है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनके टेन्योर के अंदर हम देखते हैं कि टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन जो है उसको ओपन किया गया था यूरोप के साथ में। ठीक है, तो इंडिया और यूरोप के बीच में टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन सर जॉन लॉरेंस के टेन्योर के अंदर शुरू किए गए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके टेन्योर के अंदर 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर जो है हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए। रेलवेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास में डलहौजी के अंदर जो फर्स्ट रेलवे लाइन बनी उसके बाद फर्दर एक्सपेंशन जो है वो हमें इनके टेन्योर में देखने को मिलता है, जहां पर रेलवेज का तो एक्सपेंशन हुआ ही स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम देखते हैं कि कैनाल वर्क्स का भी एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसका क्रिएशन का क्रेडिट जो है वो सर जॉन लॉरेंस को जाता है, और इसके अलावा इन्होंने नेटिव जुडिशियल सर्विस को भी रिकॉग्निशन दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो वाइसरॉय आते हैं वो है लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो का टाइम आते आते स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है नेशनलिज्म का धीरे धीरे उदय होने लग गया था, और इसके तहत हम देखते हैं एक के बाद एक पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लग गई थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लॉर्ड मेयो की बात करें तो इनका जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, दिस इज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट्स कराए, जहां पर इन्होंने काठियावाड़ रीजन के अंदर राजकोट कॉलेज जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया, और उसके अलावा अजमेर में जो हमारा मेयो कॉलेज है उसके इस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट भी लॉर्ड मेयो को जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारा स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी लॉर्ड मेयो के अंडर होती है। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स जो है इसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स लॉर्ड मेयो के साथ जो एक पॉइंट एसोसिएटेड है वो ये है दैट ही वाज द ओनली वाइसरॉय हु वाज मर्डर्ड इन ऑफिस, एंड ही वाज मर्डर्ड बाय अ पठान कॉन्विक्ट इन अंडमान्स इन द ईयर 1872। तो यहाँ पर हम देखते हैं इकलौता वाइसरॉय जो कि ऑलरेडी ऑफिस में है, यानी अपनी टेन्योर सर्व कर रहा है, उस टाइम पे जिनका मर्डर हुआ है वो है लॉर्ड मेयो। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके टेन्योर के अंदर जो है स्टेट रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ था, और 1871 का सेंसस जो है वो भी इनके टेन्योर के अंदर कंडक्ट किया गया था, और ये पहला सेंसस था जो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर कंडक्ट हुआ है। लॉर्ड मेयो के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लिटन आते हैं। यहाँ से हमने ऑलमोस्ट हर गवर्नर जनरल का जो है अच्छा डिस्कशन फ्रीडम स्ट्रगल के तहत ऑलरेडी कर रखा है। लिटन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इनकी जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी वो एक मेजर कारण बनी मॉडरेट्स के उदय होने का और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदय होने का। यहाँ पर लिटन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो काफी ऑप्रेसिव वाइसरॉय थे ये ऑल टुगेदर। इन्होंने ग्रेट ग्रैंड दरबार ऑफ दिल्ली 1877 के अंदर ऑर्गेनाइज किया था, जबकि इस टाइम के अंदर इंडिया में बहुत ही सीवियर फैमिन चल रहा था और बहुत सारे लोग भूखमरी की वजह से मर रहे थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने रॉयल टाइटल एक्ट पास करी 1876 में, और क्वीन विक्टोरिया जो है उनको काइसरे हिंद के टाइटल के साथ प्रेजेंट किया, और इसी पर्टिकुलर इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने ग्रैंड दरबार इन दिल्ली का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिस टाइम पे हमारे देश में सीवियर फैमिन चल रहा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके टेन्योर में बहुत ही रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट भी पास करी गई थी, जिसकी वजह से इंडियंस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि उनको कोई भी आर्म अगर कैरी करना है तो उनको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा, जबकि यूरोपियंस जो हैं उनको बहुत सारे कंसेशंस दे रखे थे, इंडियंस के साथ ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, और इसी वजह से हम देखते हैं मॉडरेट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक सबसे ब्रूटल और रिप्रेसिव एक्ट आती है लिटन के द्वारा वो है वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जिसको पॉपुलरली गैगिंग एक्ट भी बोला जाता था। गैगिंग एक्ट का मतलब हो गया किसी का गला घोटना। तो यहाँ पर हमारी आवाज को मजल करने के, वर्नाकुलर प्रेस की आवाज को मजल डाउन करने के लिए इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगाई, और ये जो है वर्नैकुलर पब्लिशर्स के ऊपर बहुत ही सीवियर रेस्ट्रिक्शंस पुट फॉरवर्ड कर रही थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का प्लान प्रपोज किया 1878 से 79 के बीच में, और इसी के साथ साथ इन्होंने मॉडरेट्स को खुश करने, मॉडरेट्स को और ज्यादा परेशान करने के लिए और नेशनलिस्ट जो हैं उनको एक तरह से आप देखेंगे उनके लिए जो लड़ाई के मुद्दे बने उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट इन्होंने ही पास किया था। यहाँ पे इन्होंने सिविल सर्विसेज जो कि ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम था, ऑलरेडी इंग्लैंड के अंदर हो रहा था, और उसके अलावा जिसका सिलेबस जो था पूरा वेस्टर्न एजुकेशन पे था, उसको और ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट को 19 ईयर्स कर दिया 21 से, जिसकी वजह से इंडियंस के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो ये कुछ मेजर रिप्रेसिव एक्ट्स रही जो कि लिटन के टाइम पीरियड के अंदर पुट फॉरवर्ड करी गई थी, और इसी वजह से हम देखते हैं कि आईएनसी का फॉर्मेशन होता है और मॉडरेट्स इन सारी एक्ट्स को रिपील करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। लिटन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं रिपन। रिपन जो है काफी उदारवादी थे, कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं दैट ही वाज नॉट एज ऑर्थोडॉक्स एज लिटन वाज, एंड एज अ रिजल्ट ही ट्राइड टू काइंड ऑफ रिपील मोस्ट ऑफ द एक्ट्स दैट वर वेरी पथेटिक ऑल टुगेदर, जो कि हमारे पास लिटन की रेन में आई थी, उनको हटाने की कोशिश करी रिपन ने, लेकिन हम देखते हैं इनको यूरोपियन से बहुत ज्यादा सेटबैक फेस करना पड़ा।
इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं, एक तो इन्होंने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो है उसको 1882 में रिपील कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिव थी। इसके अलावा इन्होंने 1881 की फैक्ट्री एक्ट को भी पास किया था, जिससे कि चाइल्ड लेबर जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स आ सकें। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 क्या है स्टूडेंट्स, इसका हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, जहां पे हमने वर्किंग क्लास मूवमेंट्स पढ़े थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत इन्होंने हंटर कमीशन अपॉइंट करी थी 1882 में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में इल्बर्ट बिल जो है उसकी कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है इनके टाइम पीरियड में। बेसिकली इल्बर्ट बिल क्या था, इसको रिपन ने स्टार्ट किया था, और इल्बर्ट बिल के तहत हम क्या करना चाह रहे थे, इल्बर्ट बिल के तहत हम इंडियन जजेस और यूरोपियन जजेस जो हैं उनको इक्वल फुटिंग पे लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर रिपन का जो एक नोवल आइडिया था, जो एक मेजर रिफॉर्म्स ला सकता था, इसको बहुत ज़्यादा लैशबैक मिलता है बाय द यूरोपियंस, और फाइनली इल्बर्ट बिल को इस तरह से रैटिफाई किया जाता है कि जो इसके प्राइमरी एम्स थे वो तो कहीं पे लॉस्ट ही हो जाते हैं। रिपन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं वाइसरॉय एज डफरिन। डफरिन की रेन के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। डफरिन को ये चीज बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन ए ओ ह्यूम के एफर्ट्स की वजह से हम सक्सेसफुल हो जाते हैं आईएनसी का फॉर्मेशन करने में। डफरिन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आते हैं, इनका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के टेन्योर के अंदर हम देखते हैं हमारी सेकंड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 पास होती है, जिसमें विमेन के वर्किंग आवर्स के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं लैंसडाउन जो हैं सिविल सर्विसेज को 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, दैट इज इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। इंपीरियल सर्विसेज जो हैं इनका एग्जाम हमारे पास में लंदन में हो रहा है, जबकि प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट के एग्जाम्स के लिए इन्होंने बोला हम इनको इंडिया में कंडक्ट करवा देंगे। हाउएवर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि इनसे हमारे को सिर्फ लोअर रैंक्स की पोजीशंस मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 जो है, इसका इंट्रोडक्शन भी लैंसडाउन के टेन्योर के अंदर होता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस शुरू होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन पहली बार ठीक से मिलने लगती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास एक कमीशन है, डूरैंड कमीशन, जिसका अपॉइंटमेंट लैंसडाउन के टाइम पीरियड के अंदर किया जाता है, जो कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री डिसाइड करती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। लैंसडाउन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय आते हैं वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनके टेन्योर में जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हुए हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे जब हमने राइज ऑफ मॉडरेट्स किया था, तो इनका एक क्विक डिस्कशन हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। कर्जन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो एक तो इनके टेन्योर में एक पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, जिसको गवर्न कर रहे होते हैं सर एंड्रयू फ्रेजर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये एक बहुत ही रिप्रेसिव यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ऊपर बढ़ाया जा सके, जो कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे नेशनलिस्ट एक्टिविटी के। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके टेन्योर के अंदर कॉमर्स और इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट का भी सेटअप होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कुछ रिप्रेसिव एक्ट्स और लागू करते हैं, जैसे कि कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, जिसके तहत ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर कम कर देते हैं, जिससे कि कैलकाटा कॉरपोरेशन में इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी रेन में हम देखते हैं कि इंडियन कॉइनेज और पेपर करेंसी एक्ट भी 1899 के अंदर लागू करी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इनके टाइम पीरियड में इनके टेन्योर के अंदर होता है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 के अंदर होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ही इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ही इवन क्रिएटेड अ न्यू प्रोविंस, दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। कर्जन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो दूसरे इंपॉर्टेंट वाइसरॉय, वो है लॉर्ड मिंटो सेकंड। जो मिंटो वन है वो अलग है, मिंटो सेकंड अलग है। मिंटो के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, जिसके तहत फर्दर हमारे पास आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये एक बहुत ही रिप्रेसिव एक्ट चालू करते हैं, दैट इज न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908। इसको इसलिए चालू किया जाता है जिससे कि हम एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कर्ब कर सकें और उनकी आवाज़ों को शट डाउन कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मिंटो के ही टेन्योर के अंदर स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया जाता है और इसी टाइम पे 30 दिसंबर 1906 को जो है हमारी मुस्लिम लीग का फाउंडेशन होता है। मिंटो के ही टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगा खान जो हैं शिमला डेप्यूटेशन के तहत मिंटो से मिलते हैं और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड भी करते हैं। मिंटो के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय हैं वो है लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इनके टेन्योर के अंदर एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी कैपिटल को कैलकाटा से दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। मोर ओवर इनके टाइम पीरियड में दिल्ली दरबार और किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी का कोरोनेशन जो होता है उसको कमेमोरेट करने के लिए ग्रैंड दरबार किया जाता है और इस टाइम पर हम देखते हैं फिर से इंडिया के अंदर एक फैमीन चल रहा था और इस वजह से लोग इसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय आते हैं दैट इज लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन और रिफॉर्म्स हमारे पास आए थे जिनके तहत हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस एक्ट के अलावा जो हमारी बहुत ही रिप्रेसिव राउलेट एक्ट थी जिसने बिना किसी ट्रायल के सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए, इस रिप्रेसिव एक्ट को पास किया जाता है इनके टेन्योर के अंदर। इसी के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं राउलेट एक्ट के अगेंस्ट जब हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है दैट इज द जलियांवाला बाग मैसेकर और वो भी इन्हीं के टेन्योर के अंदर होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक कमीशन आती है सैडलर कमीशन ऑफ 1917 और ये जो है स्टूडेंट्स आप देखेंगे फॉर्मुलेट होती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की फंक्शनिंग को देखने के लिए, उसके अंदर उसको देख के सजेशंस देने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए हम इस पर्टिकुलर कमीशन को जो है फॉर्मुलेट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनके टेन्योर के अंदर एक इंडियन को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है जिनका नाम है सर एसपी सिन्हा और ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय आते हैं दैट इज लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनके टेन्योर के अंदर हमारे पास क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आती है और उसके अलावा कॉटन एक्साइज के ऊपर जो है अबॉलिशन कर दिया जाता है, ये जो ड्यूटी है इसको ऑल टुगेदर अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्रेस एक्ट ऑफ 1910 और राउलेट एक्ट ऑफ 1919 जो है इनको रिपील किया जाता है। इसके साथ साथ आपकी 1908 की प्रेस एक्ट को भी रिपील किया जाता है और इस कमिटी में जो बैठते हैं, जो इंडियन बैठते हैं, जो इनको रिपील करते हैं वो हैं तेज बहादुर सप्रू। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लॉर्ड रीडिंग के टेन्योर में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी सप्रेस किया जाता है। रीडिंग के बाद अपने पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय आते हैं वो है लॉर्ड अर्विन। अर्विन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो एक तो साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट इनके टेन्योर में होता है जो कि एक ऑल ब्रिटिश मेंबर 7 मेंबर की कमेटी थी और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो कमीशन बनती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो है इंडियंस बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं और ब्लैक फ्लैग्स दिखाते हैं जिनके साथ वो स्लोगन्स लगाते हैं साइमन गो बैक। इसी के प्रोटेस्ट के तहत हम देखते हैं कि हम हमारे डियर लीडर लाला लाजपत राय को खो देते हैं लाठी चार्ज की वजह से। इसके अलावा इनके टेन्योर में जो और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं दीज इंक्लूड द बटलर कमीशन ऑफ 1927, उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट जो कि हम लोग बनाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के तहत। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट पे जब जिन्ना का झगड़ा हो जाता है तो वो अपने 14 पॉइंट्स का डिक्लेरेशन भी इन्हीं के टेन्योर में करते हैं। इसके अलावा हमारा 1929 का जो हिस्टोरिक लाहौर सेशन होता है जिसमें हम पूर्ण स्वराज को अपना गोल बनाते हैं वो भी अरविंद के टेन्योर में होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग भी अरविंद के टाइम पीरियड में होती है। डांडी मार्च जो कि सिविल डिसोबीडियंस का पहला मेजर ब्रेकिंग ऑफ लॉ था वो भी इनके टाइम पीरियड में होता है और हमारी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और गांधी अरविंद पैक्ट है ये भी इन्हीं के टेन्योर के अंदर होता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हैं, ये हैं लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन के टेन्योर में स्टूडेंट्स, एक तो हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसके अंदर आईएनसी को की तहत पार्टिसिपेट करते हैं महात्मा गांधी, लेकिन हम कोई भी कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाते और ये डिस्कशन जो है हमारा फेलियर हो जाता है। जो हम सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं वो विलिंगडन के टेन्योर के अंदर होता है। और इसके तहत हम देखते हैं जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम बिल्कुल भी रेकनसाइल करने के लिए तैयार नहीं होते, तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है रैमजी मैकडोनाल्ड, वो 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड का डिक्लेरेशन करते हैं। और ये किसके टेन्योर में हो रहा है? ये विलिंगडन के टेन्योर में हो रहा है। इसके अलावा हमारी तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें फिर से आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती, ये भी विलिंगडन के टेन्योर में होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो लेफ्ट विंग है उसके तहत हमारे पास में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो फॉर्मेशन होता है वो भी विलिंगडन के टाइम पीरियड में होता है। और हमारी जो मेजर एक्ट आती है जिसका हमारी करंट कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो भी विलिंगडन के टेन्योर में होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे पूना पैक्ट, जो कि हम कम्युनल अवार्ड के बाद बी आर अम्बेडकर के साथ साइन करते हैं, वो भी इन्हीं के टेन्योर में हो रहा है, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को गिव अप कर देती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि विलिंगडन के टेन्योर के अंदर बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया जाता है 1935 में। विलिंगडन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय हैं स्टूडेंट्स, वो है लॉर्ड लिनलिथ को। लिनलिथ को के टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं डेलिवरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है मुस्लिम लीग के तहत 1939 में। डेलिवरेंस डे क्या था स्टूडेंट्स? हम देखते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वजह से क्या होता है, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो रिजाइन कर देती हैं, क्योंकि हमारे को लिनलिथ को जो है वॉर एम बताने से मना कर देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती हैं तो मुस्लिम लीग को बड़ी खुशी होती है और वो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए डेलिवरेंस डे मनाती हैं, सेलिब्रेट करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन कर लेते हैं कांग्रेस से रिजाइन करके, और ये भी लिनलिथ को के ही टेन्योर में होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं लाहौर रेजोल्यूशन 1940 का लिया जाता है, और उसके अलावा हम देखते हैं अगस्त ऑफर भी लिनलिथ को ही ऑफर करते हैं, जिसके तहत वो कहते हैं कि भाई हम आपको अपने वॉर एम्स तो नहीं बताएंगे लेकिन हम आपको डोमिनियन स्टेटस जरूर दे देंगे। क्रिप्स मिशन जो आती है हमारे पास 1942 में, उस टाइम पे भी जो हमारे वाइसरॉय हैं वो लॉर्ड लिनलिथ को ही हैं, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी इनके टेन्योर में ही शुरू होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय आते हैं वो है लॉर्ड वेवल। वेवल के टाइम पीरियड के अंदर हमारे दो सीआर प्लान और उसके अलावा हम देखते हैं राजगोपालाचारी का प्लान और देसाई लियाकत पैक्ट, ये दोनों सामने आते हैं जिससे कि कांग्रेस और लीग आपस में रेकनसाइल कर सके, लेकिन दोनों के दोनों फेलियर हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वेवल फिर खुद इंटरप्ट करके वेवल प्लान करते हैं, लेकिन वेवल प्लान जो है वो भी सक्सेसफुल नहीं रहता और वो फेलियर ऑफ टॉक्स डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं के टेन्योर में खत्म होता है, और उसके अलावा जो हमारे आईएनए के ट्रायल्स हैं वो भी इनके टाइम पीरियड में होते हैं। आईएनए के ट्रायल्स के अलावा जो दूसरा मेजर पॉपुलर अपसर्ज होता है वो है हमारी नेवल इंडियन म्यूटनी, जो कि इनके ही टाइम पीरियड में होती है। कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट और कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आती है उस टाइम पर भी हम देखते हैं कि लॉर्ड वेवल ही हमारे वाइसरॉय हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है और कांग्रेस जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीतती है, उसके बाद में मुस्लिम लीग और जिन्ना और ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हैं आईएनसी से और फ्रीडम स्ट्रगल से, और वो पाकिस्तान को अचीव करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल देते हैं, और ये सब वेवल के ही टाइम पीरियड में हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया होते हैं वो है लॉर्ड माउंटबैटन, और लॉर्ड माउंटबैटन के टेन्योर के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके तहत इंडिया का 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन होता है। इन्हीं के टेन्योर के अंदर दो बाउंड्री कमीशन सर सिरिल रैटक्लिफ के अंडर स्टूडेंट्स अनाउंस करी जाती हैं, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है।
इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली इंडिपेंडेंस आ जाती है, और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी माउंटबैटन ही बनते हैं, जबकि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में जब लॉर्ड माउंटबैटन पहले गवर्नर जनरल की तरह सर्व कर रहे होते हैं, तो इनके टेन्योर में कश्मीर जो है उसको इंडिया की तरफ एक्सीड कर लिया जाता है, और द अनफॉर्चुनेट महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन होता है वो भी इन्हीं के टेन्योर में होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल जो हैं वो बनते हैं सी राजगोपालाचारी। ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल भी हैं, और ये ओवरऑल फ्री इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं, और इसके बाद में हमारे देश में प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम से इलेक्शंस होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस और इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स का डिस्कशन कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही फैक्चुअल अरेंजमेंट था, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स का डिस्कशन हम ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल के तहत कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.